हाय स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एकेटीयू बीटेक के थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम डा बोलते हैं इसको। इसमें हम वन शॉट वीडियो रहेगी जिसके अंदर पांचों यूनिट को हम कवर करेंगे और उसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। 110% आपका एग्जाम कवर होगा और आपको ये जो यहाँ पर पीडीएफ जितने भी नोट्स यहाँ पर कराए जाएंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम टाइम से 1 घंटे पहले हमारे रिवीजन, हमारे पीडीएफ नोट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की ओर। यूनिट नंबर जो भी स्टूडेंट आएगी, यूनिट नंबर पहले है स्टूडेंट 5। तो 5 यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम क्या होती है। तो इसमें है एन अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम इज ए वे ऑफ डीलिंग विद एनपी कंपटीशन एनपी कंप्लीटनेस ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये क्या करता है कि प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब कम कर देता है। कि कोई भी जैसे कोई कोड है, कोड आपका 10 MB का है, तो ये उस कोड को 1 MB या 2 MB को मर्ज कर देता है। ठीक है, तो द गोल ऑफ अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम इज ए कम क्लोज टू पॉसिबल टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और उसका वो क्या देता है कि कम टाइम में उसका ऑप्टिमल एक सॉल्यूशन दे देता है। यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखा है कि क्या इंसर्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनपी एंड एनपी हार्ड। यहां पर इंटरसेक्शन क्या होता है कि आप जानते हैं यहां पर एनपी है और यहां पर क्या है एनपी हार्ड है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो कॉमन चीज होती है वही उसका इंटरसेक्शन होता है, विच इज नोन एज एनपी कंप्लीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनपी कंप्लीट बोलते हैं। मतलब इंटरसेक्शन होगा किसका, एनपी और एनपी हार्ड का इंटरसेक्शन, उसको हम एनपी कंप्लीट बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया ना क्या होगा। उसके बाद है नोटेशन। नोटेशन क्या है कि सी जो यहां पर है वो कॉस्ट ऑफ द सॉल्यूशन है और सी जो स्टार रहेगा वो आपका कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा। और ये जो आपके पास है सिग्मा एन जो आपका अप्रोक्सीमेशन एरर और एन यहां पर इनपुट है। तो ये जो स्टूडेंट यहां पर लिखा गया है ये इसका स्टूडेंट यहां पर फॉर्मूला है कि मैक्सिमम कब रहेगा और मिनिमम कब रहेगा। ये मैक्सिमम के लिए है यहां पर ये फॉर्मूला कि जब आपके पास मैक्सिमम एरर मतलब मैक्सिमम सॉल्यूशन कब देगा उसके लिए, और मिनिमम सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, सी स्टार अपॉन सी लेस देन इक्वल टू एफ साई, इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं, वैसे बेसिकली इसको तो रो बोलते हैं वैसे फिजिक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है और ये जब एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन, और यहां पर क्या है एफ एन की वैल्यू लेस देन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम आप जानते हैं, जैसे वर्टेक्स से ही समझ में आ रहा होगा कि वर्टेक्स क्या होती है। वर्टेक्स सर कोना होता है, कॉर्नर, जैसे यहां पर इसको हम बोल देते हैं ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, वर्टेक्स हो जाती है। ए वर्टेक्स कवर ऑफ ए ग्राफ इज ए सबसेट ऑफ वर्टेक्स। तो यहां पर क्या है, ग्राफ का सबसेट होता है वर्टेक्स विच कवरिंग एवरी एज, जो हर एज को कवर करता है। एज मतलब किनारा, जैसे एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो इसको हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन जाती है, वर्टेक्स। वर्टेक्स ये जो है ये आपके पास एज है और ये आपके पास क्या है, वर्टेक्स है। मतलब जैसे एक लिखा है यहां पर, दो लिखा है, ये तीन लिखा है, तो एक दो तीन को ये क्या कर रही है, कवर कर रही है। वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम इज द मिनिमम साइज वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम क्या है कि मिनिमम साइज को वर्टेक्स को कवर करती है, मिनिमम को करती है। ठीक है, मिनिमम वर्टेक्स को कवर करती है। यहां पर क्या लिखा है, नेक्स्ट है आपका, ये आपकी एल्गोरिदम या आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन कवर के लिए कवर प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या है कि सी जो है, सी की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, और ई यहां पर एज है, एज ऑफ द ग्राफ, और वाइल जब ई की वैल्यू मतलब ई डैश की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तब ये आपके लिए मिनिमम केस रहेंगे। मिनिमम वर्टेक्स इसमें देखिए कितनी है, देखिए यहां पर 1 2 फिर यहां पर 1 3 है, तो कितनी वर्टेक्स है यहां पर स्टूडेंट, आप देखेंगे 1 2 3 है। अगर आपको ध्यान से देखना हो, मैं कलर चेंज करता हूं तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए यहां पर 1 लिखा है, यहां पर भी 2 लिखा है, यहां पर भी 3 लिखा है, तो इसमें कितनी वर्टेक्स हैं, केवल सर इसमें 2 वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स ये रही, एक दूसरी वर्टेक्स ये रही, तो इसके मिनिमम वर्टेक्स कितनी हो गई, 2 हो गई। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, मिनिमम वर्टेक्स को यहां पर स्टूडेंट ये कवर करता है। देन उसके बाद है गो लेट यू और वी, यहां पर आर्बिट्री एज होती है
है। और सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सी रिमूव फ्रॉम एज एवरी एज इंसिडेंट आइदर यू और वी, या तो वो यू रहेगा या फिर वी रहेगा, फिर ये इसकी एल्गोरिदम हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद है रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये 7 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। रैंडम एल्गोरिदम क्या होती है? एन एल्गोरिदम दैट रैंडम number to decide what do next anywhere in it logic called randomized एल्गोरिदम। क्या है कि एन एल्गोरिदम एक ऐसी एल्गोरिदम है, क्या किसके लिए यूज करते हैं हम? नंबर टू डिसाइड व्हाट डू नेक्स्ट एनीवेयर, क्या हम आगे लॉजिक हम लगा सकते हैं, मतलब किसी प्रॉब्लम को आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वे हम रैंडम तरीके से उसको यूज करते हैं, वो यहाँ पर रैंडमलाइज्ड एल्गोरिदम होती है। मतलब जैसे पहले यहाँ पर इनपुट देंगे, इनपुट के बाद यहाँ पर कोई रैंडम नंबर देंगे और रैंडम नंबर के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको ये पता होता है कि हाँ आगे हमें क्या करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जैसा आउटपुट डिपेंड ऑन रैंडम नंबर। जो आउटपुट रहेगा, ये जो आउटपुट रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो भी आप रैंडम नंबर देंगे उसके ऊपर करेगा, और एज वेल एज इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम लगी है, जो कि यहाँ पर ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। इट इज ए फिक्स्ड पाथ टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये क्या है? बिल्कुल एक पॉइंट है। जैसा यहाँ पर लिख रहा है सेम आप इस डायग्राम को ऐसे ही बनाया ही है, और यहाँ पर लिख दिए दिस इज नोन एज अ रैंडम एल्गोरिदम, रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम। इट इज क्लियर? देन उसके बाद है इसके दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट? एक है लेस वेगास एल्गोरिदम, एक है मोंटी कार्लो एल्गोरिदम। अब इनको हम देखते हैं कि लेस वेगास एल्गोरिदम क्या होती है, मोंटी कार्लो एल्गोरिदम क्या होती है। देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं कुछ। पहला पॉइंट है आउटपुट इज ऑलवेज करेक्ट। यहाँ पर जो ये जो एल्गोरिदम रहती है, यहाँ पर आउटपुट हमेशा क्या आएगा? करेक्ट आएगा। बट यहां पर जो आउटपुट आएगा वो इनकरेक्ट भी आ सकता है। यहां पर इसका एग्जांपल क्या है? रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट, और यहां पर क्या है? रैंडमाइज्ड मीडियम है। इसकी एल्गोरिदम ये है, लिखी हुई है। एल्गोरिदम क्या है? दोनों की अलग अलग है। यदि आप यहां पर इसको सर्च कर लीजिए, ये इसका एग्जांपल है, आप एग्जांपल को देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस है। यहां पर यदि देखिए ए आई, यहां पर आपने ए आई इज इक्वल टू जे है, और यहां पर क्या है? ए आई इज इक्वल टू ए है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है? यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है। हेल्गो लॉस वेगास एल्गोरिदम, जब ये क्या है? पूरी इसकी एल्गोरिदम है, तो आप इसकी एल्गोरिदम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि आपको एल्गोरिदम भी हम लिख के बताएं। ठीक है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, तो आप वहां से देख सकते हैं। दो ही वैसे आती नहीं है, अगर आएगी डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो आप उन दो पॉइंट को 2 नंबर में आ सकती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग मैचिंग। स्ट्रिंग मैचिंग आप जानते हैं, स्ट्रिंग मैचिंग क्या? सर अभी तो हमने कुछ जाना ही नहीं है, अभी आप बताइए ना क्या होता है। तो ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर वन और सेवरल स्ट्रिंग, जहां पर एक से ज्यादा स्ट्रिंग क्या हो? एक जगह पर प्लेस हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग मैचिंग। इज दैट क्लियर? कि यहां पर आप एग्जांपल देखिए, ए बी सी और ए बी फिर देन ए बी कुछ करके है, तो यहां पर ऊपर हमने नंबरिंग दे दिया। क्या दे दिया? नंबरिंग। तो आप इसमें देखिए ए बी 2 बार मैच हो रहा है ना? ए बी, और यहां पर भी ए बी क्या हो रहा है? 2 बार मैच है। तो यहां पर ये फर्स्ट पोजीशन है, तो यहां पर पी, यहां पर ए बी ए, ये जो दूसरी पोजीशन है। ठीक है, और इसमें लोकेशन कितनी है सर? इसमें तो कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल हैं। कितने हैं? 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग मैचिंग होती है, मतलब मैच कर रही है किसी दूसरे पैटर्न से। पैटर्न उसमें मैच होना चाहिए, पैटर्न समझ पा रहे हैं ना? पैटर्न मैच होना चाहिए। यदि उसमें ए बी आ रहे हैं तो ए बी होने चाहिए, यदि बी सी है तो बी सी होने चाहिए। तो यहाँ पर पैटर्न मैच है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग मैचिंग। मैचिंग से ही समझ में आ रहा हो कि हाँ मैच करना, मतलब आपकी जोड़ी किसी दूसरे के साथ थोड़ी लगेगी, अपनी वाले के साथ ही तो अच्छी लगेगी आपकी जोड़ी। ऐसा ही थोड़ी है कि हर किसी के साथ आपकी जोड़ी अच्छी लग जाए। तो समझ पा रहे हैं ना आप उस बात को? बिल्कुल सर। तो देयर आर 4 एल्गोरिदम, तो दो यहाँ पर 4 एल्गोरिदम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साथ के साथ लिखी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको बिल्कुल किसी की छोड़नी नहीं है। तो पहली है नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है रॉबिन कैप स्ट्रिंग, देन उसकी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। फाइनाइट ऑटोमेटा की ऑर्डर ऑफ n है, और नीथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
क्योंकि जिस पर इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो तो पक्का छोड़नी ही नहीं है। नीथ मॉरिस प्रीट एल्गोरिदम, KMP हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली वाली एल्गोरिदम को। पहली वाली एल्गोरिदम क्या है? नेवी स्ट्रिंग एल्गोरिदम। फाइंड ऑल वैलिड शिफ्ट फॉर पॉसिबल मैथ। मतलब ये क्या करती है कि जितने भी वैलिड शिफ्ट रहेंगे उनको फाइंड आउट कर देती है। जैसे यहां पर A C है, तो यहां पर क्या है कि A यहां पर भी है, A यहां पर भी है और A यहां पर भी है, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या कर रहा है, तो n नंबर ऑफ वेरी या नंबर कितने हैं इसमें? 6 हैं। तो यहां पर P यहां पर क्या हो जाएगा? A A B और n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएंगे और एक से कहां पर जा रहे हैं हम? m तक। तो मैक्सिमम शिफ्ट कितनी रहेगी? कितने हैं इस पर? यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, तो टोटल नंबर कितने थे सर? 6 थे। 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आपके पास ही आ जाएगी। अब इसको यदि हमें चेक करना हो तो चेक हम कैसे करते हैं? तो ये इसकी एल्गोरिदम लिखी हुई है, चेक शिफ्ट मतलब s बराबर 0 फिर s बराबर हमने 1 लिया है, दोनों को फिर उसमें वैलिड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर पहला जो इसको हम यदि हम देखते हैं AABC लिखा हुआ, देन क्या ये इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे वेरिएबल यहाँ पर जो है वो C है, यहाँ पर क्या है? A है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। अब हम इस पर मैच करते हैं, क्या ये मैच कर रहा है? कि बिल्कुल भी नहीं। दूसरे पे यहाँ पर C है, इस पे भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। और देन उसके बाद यदि 1 प्लस दोनों को यदि हम जोड़ दें तो दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे T इज इक्वल टू AC, मतलब AC AABC, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर मैच कर रहा है A ये आ गया, देन इसके बाद A ये आ गया और ये, तो ये भी आ गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? वैलिड मैच हुआ। ये इसकी एल्गोरिदम है, तो आप इसको एल्गोरिदम को देख सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी आपके पास है मिसमैच। यहाँ पर क्या हो गया? ये मिसमैच हो गया, क्योंकि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर? A लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो मिसमैच हो गया। जहां पर स्ट्रिंग मैच हो जाएगी वही वैलिड मैच हो जाएगा, वहां पर सीधी सी बात है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके हम देखते हैं दूसरी एल्गोरिदम। दूसरी एल्गोरिदम क्या है? रॉबिन कार्प स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। दिस एल्गो मैच द पैटर्न इन गिवन टेक्स्ट। मतलब आपको क्या होगा? एक गिवन टेक्स्ट दिया जाएगा, उससे आपको मैच करना है यूजिंग हैश फंक्शन का यूज करके। जैसे यहाँ पर है पहला T दिया है, P दिया है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद कन्वर्ट हम करते हैं, जैसे A की जगह आपको 1 रखना है, B की जगह 2 रखना है, C की जगह 3 रखना है, D की जगह आपको 4 रखना है। तो यहाँ पर आपने रख दिया, तो जैसे ही आप T और P की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या कोई मैच कर रही है? कि सर बिल्कुल भी नहीं मैच कर रही यहाँ पर। तो जैसा आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? 1 है, ये भी 1 है, लेकिन इससे नेक्स्ट वाला क्या है? 3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बीच वाला पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये नीचे वाले से मैच कर रहा है कि हाँ बिल्कुल सर। तो टोटल कितने हो गया सर? 2 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो हैश फंक्शन कितना आया? 4 हो। P बराबर कितना आ गया? 4 आपके पास आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर T इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर 5544 लिखा है, तो ये वैलिड हिट है और ये स्पेरियस हिट है, ठीक है। ये जो 4 है ये आपके पास वैलिड हिट है और ये आपके पास स्पोरियस हिट है। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट क्या है? रॉबिन कार्प सजेस्ट द हैश फंक्शन बाय क्लोजिंग रैंडम प्राइम नंबर Q देन कैलकुलेट। तो ये इसका क्या है? प्राइम नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप बोल सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है, नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा एल्गोरिदम है। फाइनाइट ऑटोमेटा आप जानते हैं कि 5 टपल्स होती हैं जो सभी को सेटिस्फाई करती हैं। कौन कौन सी 5 हैं? जैसे यहाँ पर Q है, यहाँ पर ये सिग्मा है, यहाँ पर डेल है, Q0 है और ये F है। तो यहाँ पर ये Q जो रहता है वो आपके पास सेट ऑफ स्टेट रहता है, सिग्मा जो रहता है वो सेट ऑफ अल्फाबेट होता है और जो डेल है ये आपके पास ट्रांजिशन होता है स्टूडेंट, जिसकी मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई E होता है। और Q0 यहाँ पर ये जो Q0 है वो आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है और ये इनिशियल स्टेट है जहां से हम चलते हैं, और ये जो F है वो आपके पास फाइनल स्टेट है जहां पर हमें पहुंचना है। तो ये इसमें 5 स्ट्रिंग होती हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको लिखना होता है बेस उसमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो कि लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, KNP एल्गोरिदम। KNP इज ए लीनियर टाइम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। ये क्या है? लीनियर टाइम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम है, मतलब ये रन टाइम में हमें मैच करके देती
की है, ठीक है, जिसकी ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n KNP यूज कंसेप्ट। तो प्रीफिक्स एंड सरफिक्स के लिए इसका हम यूज करते हैं, प्रीफिक्स के लिए और सफिक्स के लिए इसका हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर p की दिया है, p दिया है, तो प्रीफिक्स मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से चलेंगे हम राइट की तरफ, लेफ्ट से, तो लेफ्ट हैंड आपका ये है, तो यहाँ पे a, फिर a के साथ b आएगा, फिर a b c आएंगे, फिर a b c d आएंगे, जैसे ही फिर a b c d a आएगा, फिर a b c d a b आएगा, फिर a b c d पूरा कंप्लीट आ जाएगा। और उसके बाद सरफिक्स, सरफिक्स मतलब राइट से लेफ्ट, मतलब राइट से इस तरफ से चलेंगे इसमें, तो राइट हैंड यही तो आपका, राइट से लेफ्ट मतलब सी आएगा, फिर क्या आएगा सी बी आएगा, मतलब बी सी बोल दीजिए या सी बी बोल दीजिए, फिर क्या आएगा ए बी सी लिख देंगे, फिर उसके बाद देन ये आएगा, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। उसके बाद पाई टेबल आपको दी जाएगी, पाई टेबल में लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स दैट सेम एज सरफिक्स, तो यहाँ पर ये आपको 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 ऊपर दे देंगे, और यहाँ पर जितनी बार वो रिपीट हुआ है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे पाई यहाँ पर 0 ए बी सी डी ए बी, यहाँ पर पहली बार तो कोई रिपीट नहीं हुआ, हाँ ए यहाँ पर आया है, कौन सी पोजीशन पर, ए पर लिख दिया, फिर बी कौन सी पोजीशन पर, 2 पर 2 लिख दिया, 7 क्या इसमें है, नहीं है तो 0 लिख दिया, ए यहाँ पर आया कि हाँ सर बिल्कुल कौन सी पोजीशन, ए पर लिख दिया, बी यहाँ पर आया कि हाँ सर बिल्कुल दूसरी पोजीशन पर लिख दिया। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर नीचे ये करते हुए जाना है, देन उसके बाद जो नंबर रिपीट हुए हैं उनको उसकी फॉर्म में लिख देना है, टेबल की फॉर्म में, दैट इज, ठीक है, यही है आपकी कौन सी KNP प्रॉब्लम्स, KNP एल्गोरिदम, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेक टू वेरिएबल i और j लेने हैं आपको पास, और कंपेयर i j, ये तो ये नहीं है, आई एम सॉरी। उसके बाद NP हार्ड, NP कंप्लीट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसके बाद आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, ये नो चॉइस, यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम है नो चॉइस, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम इसमें चॉइस और सक्सेस फेलियर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने डायग्राम से आपको बता रखी है, डायग्राम क्या है यहाँ पर, जैसे ये है आपके पास सबसे अंदर जो बाहर है, ये जो बाहर है वो आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम है, उसके अंदर जो आएगा वो आपके पास NP आ रहा है, मतलब पॉलिनोमियल टाइम्स आ रहा है, ठीक है। देन उसके भी अंदर क्या है, यहाँ पर P प्रॉब्लम है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, और NP कंप्लीटनेस मैंने आपको बताई दी कि ये आपके पास NP होता है, ये आपके पास NP हार्ड, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तब आपके पास NP कंप्लीटनेस बनता है, तब हम बोल सकते हैं कि P सबसेट है किसका, NP का, इट इज क्लियर। यहाँ पर स्टूडेंट इनकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लिख सकते हैं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर सर्च की, बाइनरी की, इंसर्शन की, मर्ज की, सभी की मैंने यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख रखी है, तो आप यहां से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर P टाइप लिखा है, इट्स प्रॉब्लम दैट विच हैज पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बट इट हैज ए डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, ये क्या है, एक टाइम पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी है बट एक क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम है, P जो है, P टाइप, इट इज क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम से एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि कोई भी NP हार्ड प्रॉब्लम है, हार्ड प्रॉब्लम उसको सर्च कराएंगे, देन उसको NP हार्ड के पास जाएगी तो नॉन पॉलिनोमियल टाइम सेटिस्फेबिलिटी, देन उसके बाद नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, तो इसके दो केस बनेंगे, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च, वो भी किसमें, डिटर्मिनिस्टिक में। उसके बाद है यहाँ पर NP हार्ड और NP कंप्लीट, तो देयर आर टू बेसिक आइडियाज टू सॉल्व नॉन पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम इनटू पॉलिनोमियल टाइम, तो यहाँ पर दो बेसिक आइडिया हैं, दो पॉलिनोमियल्स को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए, तो कौन कौन से, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और देन फाइंड सिमिलर बिटवीन प्रॉब्लम, तो एक जैसी प्रॉब्लम को क्या करता है, फाइंड करता है, और यहाँ पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम क्या है, ये इसकी क्या है स्टूडेंट, एल्गोरिदम है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। तो यहाँ पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक में कुछ मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं कि यह क्या करता है, चॉइस करता है कि प्रॉब्लम को चॉइस करेगा,
उसके बाद सक्सेस करेगा, और ये क्या हो सकती है, फेल भी हो सकती है, मतलब ये सक्सेस भी हो सकती है, रन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन। एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन क्या है? इन कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स कंप्यूटर एल्जेब्रा आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटेशन और एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन। ये क्या है कि एक मैथमेटिकल कंप्यूटर एल्जेब्रा है जो रिप्रेजेंट करता है, क्या है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन इन कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स कंप्यूटर एल्जेब्रा है जो रिप्रेजेंट करता है। इट इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंट कंप्यूटेशन या फिर एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन। इट इज अ टेक्निकल एरिया, हम बोल सकते हैं ये क्या है, टेक्निकल एरिया दैट रेफर टू द स्टडी एंड इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम टू सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। ये किसको, कि एक सॉफ्टवेयर से हम कैलकुलेट करते हैं क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को या फिर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को, मतलब एल्गोरिदम में इंप्रूवमेंट करता है ये। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ये इसका यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल यूक्लिड आप जानते हैं, जैसे यूक्लिड आपने क्लास 10th में रखी होगी। यदि ए है बी है फिर मोड ऑफ बी लेते हैं तो बी से ए को डिवाइड करते हैं तो जो भी कुछ आता है तो यहाँ पर उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर ए लिया है, यहाँ पर बी लिया है, तो ए है ये बी है, यदि मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो इतना शेषफल बचेगा, वो हमने शेषफल यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सेम उसको फिर उससे डिवाइड करते हैं तो फिर ये इतना आएगा। देन उसके बाद फिर उससे जब तक वो कंप्लीटली जीरो नहीं आ जाता तब तक वो हम करते रहते हैं। तो ये आपके पास यूक्लिड डिवीजन, जैसे हम 2 को करते हैं, ये 2 है और ये 5 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में कितना बच गया, 1। अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर 1 से इस 2 को डिवाइड कर देंगे, इस 1 से ये जो रिमाइंडर बचा है ये वाला, इस 1 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, कितना बच गया, 0। तो यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 0। तो ये आपके पास कुछ यूक्लिड डिवीजन मेथड होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मर, मतलब एफएफटी हम बोलते हैं, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है, एक फास्ट फोरियर एल्गोरिदम है कंप्यूटर की टू डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मर, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मर डीएफटी फॉर ए सीक्वेंस और इट ए इनवर्स। ये क्या है कि एल्गोरिदम होती है कंप्यूटर की जिसके लिए किसके लिए यूज करी जाती है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मर के लिए, सीक्वेंस को लाने के लिए यूज करी जाती है। इट इनवर्स, उसका इनवर्स भी हो सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डीएफटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है होती है इसकी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है। एफएफटी मेथड एम्प्लॉय डिवाइड और कंकर स्ट्रेटेजी। ये किस पर मेथड, कैसा मेथड है, डिवाइड और कंकर स्ट्रेटेजी मेथड है। मतलब पहले किसी प्रॉब्लम को डिवाइड करेगा फिर उसको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। जैसे आपकी क्विक सॉर्ट होती है सेम उसी टाइप से ये मर्ज करता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है इसकी स्टूडेंट, और कहां तक चलती है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन तक चलती है। फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ एफएफटी, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है तो जो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर, डिवाइड एंड कंकर। इट इज इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम। आप जैसा जानते हैं कि डिवाइड और कंकर एल्गोरिदम क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप मतलब पहले टॉप पर यहाँ पर लिखी रहेगी, देन उसके बाद डिवाइड करेगी 2 पार्ट्स में, देन उसके बाद फिर उसको डिवाइड करेगी जब तक वो एक शॉर्ट मर्ज, एक एरे शॉर्ट नहीं हो जाती तब तक ये डिवाइड करती करती रहती है। देन उसके बाद शॉर्ट हो गई तो उसको क्या कर देगी, मर्ज करती हुई आएगी, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई आएगी। तो डिवाइड का यहाँ पर मतलब लिखा हो, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, मतलब पहले जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको किसमें डिवाइड करेगी, सब प्रॉब्लम में, दैट सिमिलर टू ओरिजिनल प्रॉब्लम एंड स्मॉलर इन साइज, छोटे छोटे साइज में उसको डिवाइड कर देगी। कंकर का मतलब होता है कि सॉल्व द सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली, जैसे ही वो डिवाइड हमने कर लिया तो सेम उसका रिवर्स प्रोसेस होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वो कंकर होता है स्टूडेंट। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है, उसको क्या कर देती है, कंबाइन कर देती है उस सॉल्यूशन को, कंबाइन दी सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम इनटू क्रिएट अ सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन को क्या कर देती है,
कंबाइन कर देती है स्टूडेंट। ठीक है, ये इसकी एल्गोरिदम है, तो आप इसकी एल्गोरिदम को यहाँ पर देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो इसकी जो कुछ इसमें सॉर्टिंग काम करती है, कौन कौन सी बाइनरी सर्च होती है, बाइनरी सर्च है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मर्ज सॉर्ट और एक क्विक सॉर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक ये है स्ट्रेंथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या होती है, सबसे पहले आपको लिखना है कि यदि क्विक सॉर्ट आती है तो इट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कनकर टेक्निक, ये डिवाइड और कनकर टेक्निक पर वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है क्विक सॉर्ट इज ए इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। क्विक सॉर्ट इज ए नॉट स्टेबल, मतलब स्टेबल नहीं होती है। स्टेबल मतलब कि इसके जो जितने भी, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया है, ठीक है, और इसके पहले मैंने 8 लिख देता हूं, यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं ये क्या है, स्टेबल हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं सर, अभी तो कोई स्टेबल है नहीं, आगे चल के हमें पता नहीं है। जैसे हम इस पर सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 2 3, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 है नहीं है, 8, फिर उसके बाद क्या आएगा 8। तो 8 ने क्या कर दी, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। पहले जो 8 था वो पहले नंबर पर था और 10 यहां पर फिर बाद में नंबर पर आया हुआ है, देन उसके बाद यहां पर क्या आएगा 10। तो पोजीशन क्या हो गई 8 की, चेंज हो गई है। तो ये क्या है, नॉट स्टेबल है, मतलब अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेबल और नॉन स्टेबल क्या होती है। और यहाँ पर ये आपकी इसकी एल्गोरिदम लिखी हुई है, तो एल्गोरिदम को स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप उसको एक बार देख लीजिए, बहुत इजी वे में मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पर क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या है, वो भी एक डिवाइड और कनकर पर वर्क करती है। इन विच वी हैव अरेंज द डेटा इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा रहेगा उसको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब कि उसको या तो सेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट वी फाइंड द मिडिल एलिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, अपने मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं ऑफ एरे एंड कंपेयर विद द टारगेट एलिमेंट, और उसको हम टारगेट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टारगेट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। इफ आइटम इज नॉट फाउंड दैट वी गेन अगेन, अगर आइटम वहां पर नहीं मिलता है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगेन हम चेक करेंगे दूसरे एलिमेंट के, क्या वो ग्रेटर है या फिर लेस देन है मिडिल एलिमेंट से, क्या वो जो है मिडिल एलिमेंट उससे ग्रेटर है या फिर लेस है। इफ द ग्रेटर देन वी सर्च राइट, अगर ग्रेटर हुआ तो हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, सर्च राइट की तरफ। यदि अदरवाइज लेफ्ट साइड हम क्या कर जाएंगे, उस एलिमेंट को मूव कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टूडेंट इसकी क्या है, एल्गोरिदम है। तो या आप इसकी एल्गोरिदम जैसे यहाँ पर लिखे हैं 10 20 30 40 50 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो मिडिल एलिमेंट है वो क्या है, 30 है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है आपके पास 30, तो 30 को हम क्या इससे सर्च, तो सर पहले ही से ये सॉर्टेड है, तो अब क्या ही इसको हमें सॉर्टेड करना है, तो ये इसकी यहाँ पर एल्गोरिदम है। तो आप इस एल्गोरिदम को देख सकते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रेशियन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कनकर, ये भी डिवाइड और कनकर पर एप्लीकेशन को मर्ज बेस है। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। तो इसका रो और इसका कॉलम हमने रो और कॉलम आप जानते हैं, रो कॉलम की मल्टीप्लाई करके देन उसको आप मर्ज कर दीजिए। ठीक है, इन केस यदि आपके पास 4 टाइप की 4x4 की मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ पर कैसे आप करेंगे, तो ये आपके पास A1 है कैपिटल, और A12 है ये कैपिटल, A21 है, ये A22 है, ऐसे ही सम यहाँ पर हमने आप एक मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास है 4x4 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, मतलब दो पार्ट में हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डिवाइड। तो पहले इस पार्ट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे चल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ब्रेक कर लिया आपने प्रॉब्लम को। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ये यहाँ पर एल्गोरिदम लिखी हुई है, तो आप इस एल्गोरिदम को देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रेशियन फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, तो P इज इक्वल टू A11 प्लस A22 डॉट B11 प्लस B22। ये किसके लिए, जब आपके पास 4 मैट्रिक्स 4 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी हो, तब
PQRSTUV, ये इसके लिए फॉर्मूला है। तो C11 कॉलम 1 1 के लिए है, कॉलम 1 P+S ये इसका फॉर्मूला है, कॉलम 2 1 2 के लिए R+T, कॉलम 1 3 के लिए, ठीक है, Q+R, और ये C14 के लिए ये फॉर्मूला है। तो आप इन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ NQ। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिल्कुल भी आपको छोड़नी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसका कन्वेक्स हल। कन्वेक्स हल, कन्वेक्स हल क्या है, एक पॉलीगन होता है, कलेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट लाइन सेगमेंट होती हैं फॉर माइनिंग अ साइकिल एंड नॉट क्रॉसिंग ईच अदर। मतलब क्या होता है कि एक साइकिल की तरह फॉर्म करता है, जैसे यहाँ पर एक साइकिल बनी हुई है, तो ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स हल है। मतलब कलेक्शन ऑफ लाइन, लाइन का कलेक्शन होता है, लाइन को ज्वाइन करता है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है कि ज्वाइन करना किसी लाइन को, ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्स पॉलीगन, इफ एवरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ बिटवीन एनी 2 पॉइंट इनसाइड द पॉलीगन लाइन। अगर हम किसी एक 2 पॉइंट के बीच में किसी एक लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, किसके अंदर, पॉलीगन लाइन, एंटर इनसाइड द पॉलीगन, और किसके, एंटर इनसाइड पॉलीगन, सभी उसकी लाइन को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया है, तो ये आपके पास बन जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। इट इज क्लियर। देन उसके बाद है यहाँ पर लेफ्ट पॉइंट ऐड और राइट पॉइंट ऐड ड्रॉप किया हमने यहाँ पर, जैसे P0 है, P1 है, यहाँ पर P2 है, और इसके अंदर ये क्या है, पॉइंट को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n है। उसके बाद है ग्राफ स्केन, ग्राफ स्केन मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर है, ये जो जितने भी पॉइंट हैं इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया है, टू फाइंड आउट द एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट को फाइंड आउट करना, मतलब इसके बाहर तो कोई पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने पॉइंट बना दिया, तो क्या इसके कोई बाहर पॉइंट नहीं, पॉइंट तो नहीं है, उसको फाइंड आउट करता है स्टूडेंट, क्या, ग्रीम स्कैन, ठीक है। उसको हमने किससे के साथ मर्ज, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने बना दिए, जल्दी से मैं बना देता हूँ। तो मैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मर्ज कर देता हूँ। क्या कोई मेरा पॉइंट बाहर तो नहीं रह गया, नहीं सर, कोई भी पॉइंट बाहर नहीं रहा है, तो ये आपके पास ग्रीन स्कैन रहता है। उसके बाद प्रोसेस टू फाइंड कन्वेक्स हल, तो कन्वेक्स हल को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है, इसके स्टेप हैं। पहला है पार्टीशन x इंटू x1 और x2 को हमको क्या करना है, पार्टीशन हाफ डिवाइड कर देना है। इफ x1 इज एम्प्टी, यदि x1 एम्प्टी है तो अपर नल इज, अपर हल नल है, ये अपर नल इज सिंपली लाइन विद एंड पॉइंट P1 और P2 से। देन उसके बाद नेक्स्ट है, यदि एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, तो फाइंड आउट करेगा x1 फास्ट लाइन Px2 से। देन उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, इफ टाई इज P मैक्सिमम, यदि P मैक्सिमम हो जाएगा देन उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके पास पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर, इस डायग्राम को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इफ ए पॉइंट स्टार्ट देन वी मूव नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इफ वी मूव लेफ्ट टू कनेक्ट अदर, लेफ्ट टू कनेक्ट अदर पॉइंट, वी मूव टू राइट साइड देन एन अदर पॉइंट, देन वी इरेज लास्ट लाइन। जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे, तो देन फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, तो लास्ट लाइन को हम क्या करते चले जाएंगे, रिमूव करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, अगर हम गलत वे पर जा रहे हैं। बट वी वांट टू स्ट्रेट, यदि हम स्ट्रेट चलना चाहते हैं, तो वाइल वी मूव राइट साइड, तो हमें मूव करना पड़ेगा राइट साइड को, और देन इरेज लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन को हमको इरेज करना पड़ेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्चिंग। सर्चिंग आप जानते ही हैं कि किसी भी एलिमेंट को सर्च करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं। क्या है सर्चिंग, इज ए मेथड टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर विद देयर अप्रोच लोकेशन, मतलब किसी लोकेशन से हम किसी भी एलिमेंट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसको हम बोलते हैं सर्चिंग। सर्चिंग दो प्रकार की होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च, वी सर्च एन एलिमेंट इन गिवन एरे बाय ट्रैवर्सिंग, तो ट्रैवर्सिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्च करते हैं। द स्टार्टिंग टिल द डिजायर एलिमेंट इज नॉट फाउंड,
तो स्टार्टिंग का एलिमेंट हम यहाँ पर नहीं लेते। तो लीनियर सर्च में बेसिकली कुछ नहीं होता है। लीनियर सर्च में यहाँ पर यदि एग्जाम्पल है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लीनियर सर्च में क्या होता है कि यहाँ पर 1 2 3 5 10 15 ये आपके पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लीनियर सर्च, सपोज हमें क्या करना है 3 को सर्च करना है, तो सबसे पहले हम 1 पे जाएंगे, क्या यही हमारा एलिमेंट है, नहीं। देन उसके बाद 2 पर जाएंगे, क्या यही हमारा एलिमेंट है, नहीं। क्या देन उसके बाद 3 पर जाएंगे कि हाँ बिल्कुल यही एलिमेंट है, तो ये आपके पास लीनियर सर्च होती है। एम सॉरी। देन उसके बाद है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं तो वही आप लिख लीजिएगा, वही सेम टू सेम बाइनरी सर्च जो हमने ऊपर पढ़ी है वही है। देन उसके बाद है ग्रेडी मेथड। ग्रेडी मेथड क्या है कि ये क्या करता है कि किसी भी मेथड, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है। ग्रेडी मतलब लालची, मतलब लालच है हमारे। जैसे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं और मॉल वगैरह में ऑफर वगैरह चल रहा हो तो तब आपके मन में क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। तो सेम कि चाहे वो चीज कितनी की भी हो बट उस टाइम पे आपके मन में क्या आ गया, लालच आ गया है। तो सेम ऐसे ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि जैसे सपोज मुझे ये सोर्स पॉइंट है और ये आपके पास डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ तक जाना है और इसके 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक यहाँ से जाएगा, देन उसके बाद यहाँ से जाएगा। तो एक के जो जाने के रास्ते के रुपए जो लगते हैं वो 10 लगते हैं और ये जो मिडिल वाला रास्ता इसके 5 रुपए लगते हैं और इसके जो लगते हैं वो यहाँ पर आपके 50 रुपए लगते हैं। तो आप किस रास्ते से जाना ठीक करेंगे, चाहे आगे चल के आपको परेशानी हो, ये नहीं देखता है ग्रीडी मेथड, चाहे आगे आपको चल के नुकसान हो या कुछ भी हो, बट यहाँ पर क्या देखेगा, पहला ही बेनिफिट देखेगा। ये हम ग्राफ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पहला बेनिफिट देखेगा आपको, तो यहाँ से जैसे आप चलेंगे तो इस रास्ते को आप फॉलो करेंगे और बीच में आपकी कार क्या हो जाए, खराब और टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यार इससे तो अच्छे 50 वाले से चले जाते या फिर 10 वाले रास्ते से चले जाते, वो ठीक रहता। तो फिर यही होता आपके पास ग्रीडी मेथड, मतलब दिस मेथड फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज सॉल्व करता है। ए प्रॉब्लम विच इज डिमांड अ रिक्वायर विच आइदर मिनिमम रिजल्ट और मैक्सिमम रिजल्ट, मतलब क्या हो सकता है कि मिनिमम रिजल्ट भी दे सकती है और मैक्सिमम रिजल्ट भी दे सकती है। जैसा मैंने अभी बताया, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं, बाई जैसे आपको ए से बी तक जाना है तो आप किससे जा सकते हैं, बाई वॉक, मतलब पैदल भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, बाइक से, फ्लाइट से, मोर सॉल्यूशन है यहाँ पर। बट कंडीशन क्या है कि आपको 12 घंटे में पहुंचना है। इट कवर 12 आवर्स, कितने, 12 घंटे में पहुंचना है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो फिजिबल सॉल्यूशन देती है। मेन इंपॉर्टेंट ये वर्ड आप लिख के आएंगे तो पक्का ही जो आपका टीचर रहेगा वो हाँ बंदे ने कुछ पढ़ा है। तो ए सॉल्यूशन विच इज सेटिस्फाई द कंडीशन। तो यहाँ पर आपको जो मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा था कि इट कवर आपको 12 घंटे में पहुंचना है। तो 12 घंटे में कैसे पहुंच सकते हैं कि सर बाइक से तो हम नहीं जाएंगे, इससे भी, कार से भी नहीं, तो इससे पहले हम यहाँ पर वॉक करके हम चले जाएंगे तो 12 घंटे से पहले आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट रहेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा और मिनिमम रिस्क रहेगी, ठीक है। बाय ट्रेन जाएंगे, यदि ट्रेन से जाएंगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके कुछ मेथड हैं, ग्रीडी मेथड है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ब्रांच एंड बाउंड है। तो ये जो जितनी भी एल्गोरिदम हैं ये सभी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करती हैं, प्रॉब्लम को क्या करती हैं, ऑप्टिमाइज करती हैं स्टूडेंट। फॉलो, यहाँ पर यही लिखा है कि फॉलो लोकल ऑप्टिमल चॉइस टू ईच स्टेज वन इंस्टेड ऑफ द फाइंडिंग ग्लोबल ऑप्टिमम। ये क्या करती हैं, ऑप्टिमम को सॉल्व करती हैं, ऑप्टिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद कुछ एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ पर ग्रेडी आप यूज करते हैं। आपने डेटा स्ट्रक्चर सेकंड ईयर में आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि नैपसैक प्रॉब्लम में भी इसका यूज करते हैं हम, जॉब सीक्वेंस में भी एक प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है, ऑप्टिमल मर्ज, हॉफमैन कोडिंग और डिजकस्ट्रा में भी इसका हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक जो प्रॉब्लम होती है कि आपको प्रॉफिट और वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर लिए जाते हैं, प्रॉफिट और वेट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए गए हैं कि हम कितने ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वेट निकालना होता है। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर वेट है और ये आपके पास एक बैग दिया है कि ये क्या है, आपके पास बैग है स्टूडेंट, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक बैग दिया है। इस बैग के अंदर या तो आप ऑब्जेक्ट ज्यादा ले सकते हैं, मतलब वेट ज्यादा लेंगे तो आपको प्रॉफिट कम मिल सकता है। वेट ज्यादा लेंगे, सपोज आपने वेट लिया 18 तो प्रॉफिट आपको कितने का मिलेगा, 25 का मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा वेट क्या है, आपने यहाँ पर कितना है, 15, लेकिन आपका जो टोटल वेट जो है वो आपके पास कितने का है, 12 किलो 2 किलो बच जाएगा, क्योंकि टोटल 15 का है। तो टोटल 15 का है, क्यों 15 का ही तो है, नहीं मिनिमम कितना है, 20 है। तो 20 है तो 18 कितने का बच गया, 2 का बच गया। तो क्या है, इसमें से हम 2 ले सकते हैं, बिल्कुल। तो 2/15 हम ले लेंगे और ये आपके पास यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पर आ जाता है आपका। ठीक है, सेम ऐसे ही अब वेट के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो वेट के अकॉर्डिंग वेट किसका ज्यादा है, यहां पर वेट जो है वो स्टूडेंट यहां पर ज्यादा है। वेट के अकॉर्डिंग वेट 18 ही है। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग लेंगे तो प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, 25। तो देन उसके बाद यहां पर क्या आएगा, 25। तो देन यहां पर हमने के लिया 10। तो सेम ऐसे ही आपको वेट ज्यादा लेना है तो एक चीज को तो आपको लॉस करना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यदि हमें प्रॉफिट अपॉन वेट को ले, दोनों को एक साथ लेते हैं, किसको, प्रॉफिट अपॉन वेट को हम दोनों को एक साथ लेते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। यही आपके पास कंडीशन होती है कि आपको अलग अलग चेक नहीं करना होता है। कैसे चेक करेंगे, यदि आप प्रॉफिट और वेट को रेशियो लेंगे तब आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। तो ये स्टूडेंट यहां पर इसकी एल्गोरिदम है जिसे आप रीड कर सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके पास नैपसैक प्रॉब्लम होती है। इट इज ए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है ग्रेडी अबाउट वेट। वही मैंने आपको बताया कि ग्रेडी अबाउट वेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिस्कास्ट्रा एल्गोरिदम। डिस्कास्ट्रा एल्गोरिदम क्या होती है, इट इज ए एल्गोरिदम टू फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करती है, फाइंड आउट करती है बिटवीन नोड इन ग्राफ की नोड में। मतलब क्या है कि फाइंडिंग द मिनिमम पाथ को और ग्रेडी अप्रोच पर ये वर्क करती है। जैसे यहां से 1 2 3 है, ये यहाँ पर जाएंगे आप तो 1 से 2 पर जाने पर आपके 20 रुपए लगते हैं और यहां से जाने में 30 रुपए और 10 आगे लगते हैं। और जैसे आप यहां से डायरेक्ट जाएंगे तो ये आपके पास कितने लगेंगे, 40 रुपए लगेंगे। तो यहां से आप पहले गए किस पे, 1 से 2 पर गए तो 20 रुपए और 2 से फिर कितने पर चले जाएंगे, 3 पर चले जाएंगे। तो ये आपके पास कितने लगे, 30 रुपए टोटल डिस्टेंस को कवर करने में लग रहे हैं। बट यहां से आप जाएंगे डायरेक्ट 3 पर तो कितने लगेंगे, 40। तो आप कौन से पाथ को चूज करेंगे, सर मैं तो इस पाथ को चूज करूंगा जो कि 30 रुपए लग रहे हैं इसमें। तो यही आपके पास क्या होती है, देख लीजिए यहां पर यह क्या है, ये आपके पास 30 है और यहां पर आपके पास कितनी आ रही है, 40। तो यहां पर जो आप मिनिमम जो चूज करेंगे वो आपके पास 30 वाला पाथ रास्ता चूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास यहां पर हम सोर्स और डेस्टिनेशन का एक ग्राफ बनाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी क्या होता है कि ये क्या होता है, मिनिमम वेट को क्या करता है, अप्रोच करता है कि मिनिमम वेट होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का। जैसे प्रिज्म एल्गोरिदम होती है, प्रिज्म एल्गोरिदम ट्रीट द नोड एज अ सिंगल ट्री कीप ऑन एडिंग न्यू नोड। और जैसे ही हम किसी नोड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसा मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, कोई भी पैरेलल नोड को हम क्या करेंगे, बिल्कुल डिलीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे सोर्स से ये यहाँ पर टी पॉइंट तक हमें पहुंचना है, तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर आपको दे रखी है वेट वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो हम कैसे, सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा है कि रिमूव लूप और पैरेलल एज, मतलब पहले ही जैसे ये इसकी पैरेलल थी तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। विच हैज मैक्सिमम कॉस्ट, जिसकी सबसे ज्यादा कॉस्ट, जैसे इसकी कॉस्ट 6 है और इसकी कॉस्ट पहले कितनी थी, 9 थी। तो 6 वाली को नहीं करना है, 9 वाली को करना है जो पैरेलल रहेगी। देन उसके बाद क्लोज एनी आर्बिट्री नोड एज रूट, क्या कोई क्लोज आर्बिट्री रूट नोड बननी है तो सबसे पहले क्लोज को हमें हटाना पड़ेगा। किसको, क्लोज को। पहले हम कहां से जाएंगे, पहले हम गए 5 ये एस से ए तक जाएंगे, फिर एस से ए, फिर ए से हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते, एक तो 6 वाले पर जा सकते हैं, एक 3 वाले पर जा सकते हैं। 6 से अगर 6 वाले पर जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, 3 वाले पर जाएंगे तो मिनिमम हो जाएगा, तो 3 वाले पर चले गया। और देन उसके बाद हम क्या, अब तो सी से या तो इस तरफ जा सकते हैं या आगे की तरफ जा सकते हैं। और इस तरफ जाएंगे तो 8 है, इस तरफ जाएंगे तो 3 है, तो 3 की तरफ हम चले जाएंगे।
अब डी से हम दो जगह रास्ते पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, या तो इस तरफ जा सकते हैं या इस तरफ, तो दोनों ही तरफ हम जाएंगे। तो जैसे ही आप इस तरफ जाएंगे तो आप पहले ही देखेंगे तो दो यहाँ पर है, देन उसके बाद फिर हमें यहाँ तक पहुंचना है तो पांच है, तो लेकिन पांच तो यहाँ पर बड़ा है, लेकिन उससे पहले हम क्या कर देंगे, पहले हम इस तरफ गए और बी से हम फिर वापस आके फिर यहाँ पर टी पर चले गए। तो ये आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। तो टोटल कॉस्ट आप ऐड कर सकते हैं कि 7 और 3 10, 3 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17 रुपए, मतलब 17 वेट यहाँ पर रहेगा। उसके बाद है क्रूसिकल एल्गोरिदम। क्रूसिकल एल्गोरिदम रिमूव लूप, तो सेम ऐसे ही रिमूव, आपको पहले लूप को रिमूव करना पड़ेगा, पैरेलल एज विद हैज मैक्सिमम वेट, और उसको भी रिमूव करना पड़ेगा जिसका मैक्सिमम वेट है। तो सेम पहले ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ऑल अरेंज ऑल एज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंज कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज। जैसे यहां पर सबसे पहले ई एफ ई, जैसे ये आपके पास है क्या, ई एफ का वेट कितना है 2, उसके बाद है ई डी, ईडी का वेट कितना है 2, उसके बाद 2 के बाद 3 है कोई इसमें कि हाँ बिल्कुल सर है, ईसी का कितना है 3 है, ईबी सीबी का भी कितना है सर 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 है, 4 कौन सी है ये डीएफ, लेकिन ये तो क्लोज लूप बना रही है तो इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्लोज लूप को आपको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद 5 है क्या, 5 है, हाँ बिल्कुल सर ये भी क्लोज लूप बना रही है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जो मैक्सिमम वेट वाली होंगी उसको रिमूव करना है। उसके बाद 6 है कि हाँ सर बिल्कुल ये भी मैक्सिमम बना रही है तो बिल्कुल भी क्लोज लूप वाली को रिमूव कर देंगे। 7 है कि हाँ इससे हमें कोई नहीं फर्क पड़ रहा, तो ये आपके पास 7 आ जाएगी। फिर 8 को भी रिमूव कर देंगे क्योंकि इसको बनाने से क्लोज लूप बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सम कितना आ जाएगा, तो यहाँ इसका जो सम आ जाएगा वो आपके पास कितना आ गया, 17 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें एज कितनी रहेंगी, एज कितनी है इसमें, अगर आप एज गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 एज हैं। तो वर्टेक्स का जो एज का फॉर्मूला कितना होता है, वर्टेक्स -1, वर्टेक्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, एज निकल के आ जाती है। उसके बाद बेलमोन-फोर्ड एल्गोरिदम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम से, इट इज अ यूज्ड पॉजिटिव, इट इज अ यूज्ड नेगेटिव ग्राफ बट डिजगास्ट्रा नॉट अप्लाइड, इसमें डिजगास्ट्रा अप्लाई नहीं होती है यदि नेगेटिव ग्राफ दे रखा होता है तब उसके लिए, ठीक है, नेगेटिव प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, पहले ये ए है, हम यहां से ए से बी पर जाते हैं, क्या ए से बी पर गए और बी से डी पर जाएंगे, फिर डी के बाद सी पर जाएंगे और सी के बाद ए पर जाएंगे। तो ये हम पहला स्टेप चले हैं, पहले हम ए से बी गए, ए के बाद सी पर गए और सी से डी पर गए, ये हमने पहला वर्टेक्स चला। देन उसके बाद दूसरा पोजीशन, दूसरी टर्म ये है आपके पास, तो सेम ऐसे ही पहले ए से बी, फिर कहाँ गए, ए से सी पर गए, ए से सी पर गए, फिर सी के बाद डी पर गए, सी के बाद डी पर गए और डी से फिर कहां पर गए, ए पर। तो सेम ये मैंने चारों स्टेप यहां पर लिख दिए हैं, तो सेम आपको सेम ऐसे ही करना है कि पहले ए से बी, फिर ए से सी, सी से डी, फिर डी से बी आपको चलेगा। ठीक है, नो चेंज 3 और 4, 3 और 4 में यहाँ पर ये जो 3 है और ये 4 है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुई, जो -6 इज जो -6 है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव वेट है, नेगेटिव वेट है। अब दोनों में कंपैरिजन करवाया हमने, डिजगास्ट्रा और बेलमोन-फोर्ड में क्या कंपैरिजन होता है, इट इज ए पॉजिटिव वेट, पॉजिटिव वेट के लिए अप्लाई होती है, सेम यही है। देन नेगेटिव के लिए तो इसका जो, और ये आपके पास राइट है, ठीक है, राइट के लिए नेगेटिव वेट साइकिल इज प्रेजेंट, इसके अंदर साइकिल प्रेजेंट होती है और इसके अंदर भी साइकिल प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की तरफ, और यूनिट नंबर 4 है आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल सच एज पहली। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, इट इज डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सीरीज और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो सब प्रॉब्लम को क्या करती है, ये एक डिवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम को ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम में, मतलब 2 फैक्टर में डिवाइड करती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर देती है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर देगी, उसके बाद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, और उनको क्या कर देगी, ओवरलैप करती है।
जैसे नैपसैक होती है, तो अभी हम नैपसैक पढ़ के आए हैं। नैपसैक के 0101 के लिए फैक्टर इसका क्या रहेगा, 0101 के लिए हमें वो रिजल्ट आउट देती है। तो 0101 यदि प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो क्या केस हो सकते हैं, जैसे आपको बारिश पड़ सकती है, तो बारिश पड़ने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो हाँ के लिए आप 1 अप्लाई करेंगे, या तो ना के लिए आप 0 करेंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है, जैसे 0144 है, तो 4101, उसके बाद 34 एक सेकेंड कंसीडर कर रहे हैं हम 0 और 1। तो यहाँ पर 0, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए। ठीक है, 0 1 के लिए, देन उसके बाद इसको अगेन फिर 0 1, देन इसके बाद अगेन 0 1, देन इसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 को अगेन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में फिर इसको अगेन 0 1 सॉल्व कर लिया। सब प्रॉब्लम इज रिपीट, देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज सक्सेसफुल। तो ये यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो जाती है और रिड्यूस, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर देते हैं। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो क्या है, n+n और m+m, इसकी ऑर्डर ऑफ nm टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आती है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पेन, ठीक है। रस्कल एल्गोरिदम क्या है, रस्कल एल्गोरिदम सेम है। जैसे यहाँ पर कितने हैं, D0 मतलब पहला हम पास चलेंगे, पहला पास 1 2 3 4 हमने लिख लिए, और सेम उसके बाद 1 2 3 4 लिख दिए, और उसके बाद 0 इन्फिनिटी 0 8 क्या है, 0 8 जो भी इसमें वैल्यू दे रखी है वो 0 8 इन्फिनिटी 1 हमने लिख दी। अब जैसे हम 1 पे गए तो 1 और 1 पे हम गए तो 1, जैसे ये आपके पास क्या है 1 से कहाँ पर जा रहे हैं, 1 से हम जा रहे हैं 4 पर, 1 से हम कहाँ पर गए 4 पर। क्या 1 के लिए है, नहीं है, तो उसके बाद हम किस पर गए 4 पर। उसके बाद 1 to 4, 1 से 4, 1 के पास 2 है कि हाँ कौन सी 8 नंबर है। उसके बाद 3 पर, और उसके बाद 1 से 3, 1 से 3 कोई है, 1 से 3 नहीं है तो इन्फिनिटी। और देन उसके बाद 1 से 4 है, और 1 से 4 है कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद दूसरे पर आ गए, ये आपके पास दूसरा है नंबर, और दूसरे से कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं सर, दूसरे तो हम जा सकते हैं 3 पर। तो 1 से 3 पर, बस 3 वाले पर 1 लिख दीजिए, बाकी के जितने पर नहीं जा सकते उस पर इन्फिनिटी, और जिस पे जा सकते हैं उसका वो नंबर। सेम ऐसे ही 3 पे 1, 3 से हम कहाँ पर जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, तो कितना वेट है उसका, 4 वेट है। तो सेम आप समझ पा रहे होंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तो सेम आपको ऐसे ही करते हुए जाना है। तो यहाँ पर अभी हमने गए पहले के लिए, देन उसके बाद D1 के लिए, ये आपके पास D2 के लिए होता है। तो सेम ऐसे ही D3 D4 ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n³ हो जाती है। फ्लोइड एल्गोरिदम की ये एल्गोरिदम है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम, अ रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम इन विच n रिसोर्स आर टू बी लोकेटेड m प्रोजेक्ट इफ j प्रोजेक्ट लोकेटेड ij प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ij प्रोजेक्ट आपको दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट है और रिसोर्सेस है, तो 0101 ये आपके पास 0123 पहली रो में है, 012 है। ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है, ये आपके पास रिसोर्स हैं, ये प्रोजेक्ट हैं कि 4 बिलियन है, 3 प्रोजेक्ट हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको एक ग्राफ दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैक ट्रैकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैक ट्रैकिंग इज ए प्रॉब्लम टेक्निक, ये प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने का मेथड होता है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच सेज दैट एनी गिवन प्रॉब्लम जनरेट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन एंड पिक अप ए डिजायर सॉल्यूशन। हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास ब्रूट फोर्स सर्च क्या करती है कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, किसी भी एक डिजायर सॉल्यूशन को वो क्या करती है, पिक करती है, और उसके हिसाब से फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च पर चली जाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि B1 और B2 और G1 है ये आपके पास। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर 3 है इसके एस, ये है B1 B2 G1। ठीक है, क्या आ सकता है, या तो यहाँ पर आ सकता है क्या कि यहाँ पर बॉयज गर्ल हो, बॉयज गर्ल भी हो सकते हैं, बॉयज गर्ल, देन उसके बाद बॉयज बॉयज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम ऐसे ही लिख रखा है, क्या बॉयज गर्ल भी हो सकता है और B1 B2 भी हो सकता है, मतलब पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो B2 और B2 दोनों ही बॉयज हो सकते हैं। मतलब कहने का क्या तरीका है कि एक क्लास में 3 लड़के बैठे हैं, तीन, जिसमें से 3 स्टूडेंट हैं, जिसमें से एक लड़की है 2 लड़के हैं, तो उनको बुलाने के तरीके पेयर में अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ से, तो पहले हमें किसी को सर्च करना हो, क्या करना हो, सर्च करेंगे। तो पहले हम इसके डेप्थ में जाएंगे, नीचे को डेप्थ में चलते चले जाएंगे, यदि वो हमें मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलता है तो देन उसके बाद बैक ट्रैक होना स्टार्ट कर देंगे। फिर दूसरी रो में हम जाएंगे, दूसरी रो में भी नहीं मिलता, देन उसके बाद और बैक ट्रैक होंगे, देन उसके बाद तीसरी रो में, देन उसके बाद ऐसे ही जब तक अब वो हमें सर्च नहीं मिलेगा तब तक हम सर्च करते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले हम कहाँ गए, डेप्थ में जाते हुए चलते चले जा रहे हैं, जैसे ही डेप्थ में नहीं मिलता फिर बैक ट्रैक कर रहे हैं, और देन उसके बाद नेक्स्ट रो के बाद नेक्स्ट रो में, और जब तक वो हमें नहीं मिलेगा तब तक हम वहां पर सर्च करते रहेंगे। उसी को हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, एन क्यू प्रॉब्लम में इसका यूज हो करते हैं, सम ऑफ एन सेट, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम में इसका, ग्राफ कलरिंग में, हैमिल्टेनियन में इसका हम यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर इसके यूज हैं। एन क्यू प्रॉब्लम क्या है, एन क्यू प्रॉब्लम इज टू बी प्लेस्ड एन क्रॉस एन चेस बोर्ड सो दैट नंबर 2 क्यून आर ट्रैकिंग टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होती है कि 2 क्यून को हम ट्रैक करते हैं एक दूसरे से। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ 2 रो, सेम रो रहेंगी, सेम कॉलम, और डायगोनल भी क्या रहेंगे, सेम। तो यहाँ पर जो ज्यादातर 1 के लिए, 2 के लिए, 4 क्रॉस 4 के लिए 4 ऑर्डर की रहेगी, 8 ऑर्डर की भी रह सकती है। तो Q1 Q2 Q3 या यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे Q1 Q2 Q3, तो एक जगह हम एक क्यून को नहीं बैठा सकते हैं। तो देन उसके बाद हम क्या करें कि ये जो आपके पास दोनों क्यून एक साथ हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर हम क्या करें कि किसी भी एक क्यून को अलग अलग कर दें। क्या कर दें, किसी भी एक क्यून को अलग। तो Q1 तो अपनी जगह सेट है, बिल्कुल है। उसके बाद Q3 भी ठीक है, बिल्कुल भी Q3 ठीक है। और यहाँ पर ये Q2 है, इस Q2 को हमने आगे की तरफ ले जाएंगे। तो ये हम इस Q2 को आगे की तरफ ले गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे ही इस Q1 को फिर आगे की तरफ मूव कराया, आगे की तरफ मूव कराया, देन उसके बाद Q3 को इस पीछे की तरफ हमने मूव करा दिया, और Q2 हमारी जगह बिल्कुल सेम है, और Q4 को हम यहाँ पर ले आए हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई, बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या कोई भी, अगर आप देखेंगे, जैसा आप इसमें देखिए ऊपर के डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रो जो है वो, या एक कॉलम खाली है, ठीक है, और सभी अलग अलग अपनी अपनी रो में हैं। लेकिन अभी आपके पास Q4 भी तो बच रहा है, तो Q4 को आपको बैठाना पड़ेगा। Q4 को कब बैठाएंगे, जब इस वाली रो में आप Q4 को बैठा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, क्या इसका जो सॉल्यूशन आएगा, पहली जो रहेगी वो तीसरे में, फिर कौन सी में रहेगी, 1 में, देन उसके बाद 4th में, देन उसके बाद दूसरे में। तो ये आपके पास है, मतलब पहली जो रहेगी वो किस में रहेगी, तीसरे में, तीसरे कॉलम में, ये रही पहली। देन उसके बाद जो दूसरी है वो आपके पास किस में है, 1 कॉलम में है। 4th जो है, मतलब जो तीसरी है वो किस में है, 4th में है। और ये जो है, जो 2 है वो आपके पास कितने में है, और ये जो 2 है वो आपके पास Q4 के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो बस आपको जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया है, सेम ऐसे ही आपको अब लिख देना, वहां पर जाके ऐसे ही बना दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एन क्यू प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे मिरर इमेज भी होती है, तो मिरर इमेज के लिए ये आपके इसको बना सकते हैं। तो मिरर इमेज के लिए जैसे 1 से 2, 2 से 4, 3 से 1, 4 से 3, तो ये आपके पास है। ठीक है, सम ऑफ सबसेट, तो सम हम करते हैं सबसेट का। सबसेट का क्या कर देते हैं, सम। जैसे यहाँ पर ये x1 x2 x3 x4 दे रखे हैं, तो इनको जैसे ही आप सम करेंगे तो ये आपके पास कितने आएंगे, यदि हम चलेंगे तो इस तरफ गए तो इस तरफ, देन उसके बाद हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में फिर इस तरफ गए, इस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको फिर हम लास्ट में आके क्या करेंगे, सम कर देंगे। 0101 है यहाँ पर, क्या है 0101 अप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है ना,
तो और उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, सम कर देते हैं, और सम के बाद इसको रिपीट। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये हमने कर दिए है। उसके बाद यही हमने और भी एग्जांपल ले रखे हैं, तो आप इसको ग्राफ कलरिंग, मतलब जो भी एज वगैरह रहेंगे उनको हम क्या कर देंगे, कलर वगैरह कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ कलरिंग। कलरिंग ऑफ द वर्टेक्स सो दैट टू एडजेसेंट वर्टेक्स हैव द सेम कलर इज वर्टेक्स कलरिंग। और उसको हम क्या बोलते हैं, यदि इस वर्टेक्स के हमने कलर कर दिए तो वर्टेक्स कलरिंग या ग्राफ कलरिंग हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे रेड हुआ, ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लैक हुआ, ग्रीन हुआ, तो 3 कलर अवेलेबल हैं। तो क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, द मिनिमम नंबर ऑफ कलर। क्रोमेटिक नंबर होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर को यूज करते हैं हम किसमें, ग्राफ प्रॉपरली में, उसको हम क्रोमेटिक, मतलब कम से कम कलर को हम यूज करिए, कम से कम कलर को हमें यूज करना होता है ग्राफ में, उसी को हम बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। इट इज क्लियर। उसके बाद ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम क्या है, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम रिप्रेजेंट अ ट्री, एज रिप्रेजेंट द ब्रांच एंड बाउंड इंडिकेट द बाउंड वैल्यू, और बाउंड कैन बी 2 टाइप्स, अपर बाउंड होता है, एक लोअर बाउंड होता है। तो ब्रांच एंड बाउंड क्या है, एक एल्गोरिदम ही होती है ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जिसके लिए अपर बाउंड के लिए मैक्सिमम और लोअर बाउंड के लिए मिनिमम। उसके बाद ट्रेवल्सिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये क्या होती है, ट्रेवल्सिंग मतलब ट्रेवल से ही समझ में आ रहा होगा कि पहले हम कहां पर गए, बाजार में, बाजार में घूमने के बाद फिर हम कहां पर आ गए, घर पर आ गए। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहां पर क्या करते हैं, हम ए पॉइंट से स्टार्ट करके फिर ए पॉइंट पर ही आ जाते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, ट्रेवल्सिंग हो जाती है। ठीक है, पहले हम कहां गए, ए से बी, और बी के बाद फिर हम डी पर गए, डी के बाद सी पर गए, सी के बाद ए पर आ गए। तो ये हमारे टोटल अकाउंट कितने हो जाते हैं, ट्रेवल्सिंग के लिए हो जाते हैं। तो रिड्यूस बाय रो, रो को रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन बाय कॉलम, कॉलम को भी रिडक्शन कर दिया। ये यूनिट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हुए, देन उसके बाद यूनिट नंबर 1 हो जाती है, और उसके बाद पूरी वीडियो ये खत्म हो जाएगी, 5 यूनिट हम कवर कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। रेड ब्लैक ट्री, रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, रेड ब्लैक ट्री होता है दिस डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर ऑन एक्स्ट्रा 1 बिट कलर फील्ड इन ईच नोड। मतलब प्रत्येक डेटा स्ट्रक्चर में एक क्या होती है, 1 बिट कलर रेड, या ईच नोड रेड ब्लैक होती है। ठीक है, इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री होता है। क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, एवरी नोड है जो कलर आइदर रेड और ब्लैक, या तो जो नोड जो रहेगी वो या तो कैसी रहेगी, ब्लैक रहेगी या फिर रेड रहेगी, प्रॉपर्टी मेन है। ठीक है, उसके बाद रूट जो हमेशा रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, ब्लैक रहेगी। एवरी लीफ नोड इज नल इज ब्लैक, और जितनी भी नल नोड जो रहेंगी वो सभी क्या रहेंगी, ब्लैक रहेंगी, कोई भी रेड नहीं रहेगी। इफ नोड इज रेड, यदि नोड क्या रहती है, रेड रहती है, देन बोथ चिल्ड्रन मस्ट बी ब्लैक, यदि उसके दोनों चिल्ड्रन, दोनों बच्चे क्या है, ब्लैक हैं। तो इफ नोड इज रेड, यदि नोड है, नोड रेड है, तो देन पेरेंट्स मस्ट बी ब्लैक, तो पेरेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए ही चाहिए। इफ नोड एक्स also path from x node to descent leaves contain the same number of black node। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, एक क्या है, बाइनरी सर्च ट्री का यहाँ पर ग्राफ है। ये नल नोड है, नल नोड कैसे कलर से रहेंगी, ब्लैक कलर से रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एवीएल ट्री हम पढ़ते हैं। एवीएल ट्री क्या होता है, एवीएल देयर इज अ नीड टू मेंटेन द बाइनरी सर्च ट्री, तो ये बाइनरी सर्च ट्री को हम क्या बनाता है, मेंटेन करके रखता है। द बैलेंस ऑफ हाइट सो दैट इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द सर्च ऑप्शन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है इसकी। तो ये वर्स्ट केस में है। तो एवीएल ट्री क्या होता है कि ये आपके पास एवीएल है, एवीएल होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपके पास एल्डोसॉन वेल्स्की लैडीज करके है, ये कुछ आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो भी है इसके जो एवीएल एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री, जो भी एवीएल एम्प्टी बाइनरी ट्री इज एन एवीएल ट्री हो सकता है, जो भी बाइनरी ट्री रहेगा वो एक एवीएल ट्री हो सकता है।
कि जैसे ये यहाँ पर है 50, 40, 30, 20, तो ये आपके पास क्या है, ये लीनियर सर्च ट्री है। देन उसके बाद ऊपर भी आप देखेंगे तो ये आपके पास बाइनरी सर्च ट्री, मतलब क्या है, इसके दो या दो से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं या दो से कम हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास बाइनरी सर्च ट्री होता है। इसका बैलेंसिंग फैक्टर के लिए या तो 1 रहेगा या फिर 0 रहेगा या फिर -1 बैलेंस फैक्टर के लिए इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ABL ट्री बेसिकली क्या होता है, इसके जो बच्चे रहेंगे, जैसे ये है, इसका एक बच्चा हो सकता है, ये हो सकता है, और एक बच्चा इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि एक ही बच्चा रहे, ये भी ABL ट्री करेगा, पर ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं बोला जाएगा। उसके बाद RB ट्री इंसेक्शन, मतलब रेड ब्लैक ट्री में कैसे इंसर्ट हम करते हैं, कैसे इंसर्ट करेंगे। इफ ट्री इज एम्प्टी, यदि ट्री एम्प्टी है तो क्रिएट न्यू नोड, क्रिएट करना पड़ेगा न्यू नोड को विद ए कलर ब्लैक कलर से हम न्यू नोड को क्रिएट करेंगे। इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी, यदि ट्री एम्प्टी नहीं है तो इंसर्ट न्यू नोड करेंगे विद रेड कलर, ठीक है। यदि ट्री जो है वो खाली नहीं है तब हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी नोड न्यू, और न्यू जो नोड करनी पड़ेगी उसका कलर रेड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो स्टूडेंट हमारे पास है, इफ द पेरेंट न्यू नोड इज ब्लैक, यदि पेरेंट नोड ब्लैक है तो देन उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इफ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड, यदि न्यू नोड जो है वो रेड है तो चेक द कलर ऑफ द पेरेंट सिबलिंग, तो सिबलिंग के जो, मतलब आपके ग्रांड, मतलब आपके नहीं, मतलब जो उसके ग्रांड फादर, मतलब उसके भाई, पेरेंट के भाई को चेक करना पड़ेगा क्या उसका कलर कैसा है। देन उसके बाद फिफ्थ जो है आपके पास, वो फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ इट इज कलर इज ब्लैक, यदि कलर क्या होता है, ब्लैक होता है या फिर नल है तो देन मेक सूटेबल रोटेशन, तब आपको रोटेशन करना पड़ेगा, एंड रीकलर आपको करना पड़ेगा। रोटेशन करने के बाद रीकलर आपको करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 है, इफ इट इज कलर इज रेड तो देन रीकलर, यदि कलर रेड है तब आपको रीकलर करना पड़ेगा। जैसे यहां पर इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, ये आपके पास दी गई है, तो यहां पर ब्लैक है, ठीक है, तो 10 के बाद 5 है, 10 के बाद 5, तो जो जितने भी 10 से कम रहेंगे, 10 से कम इधर जाएंगे, और 10 के जितने भी 10 से ज्यादा जितने भी रहेंगे वो इस तरफ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास पहले आपने ब्लैक कर दी, देन उसके बाद यहाँ पर चला गया है, देन इसके बाद दिए, तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो ये ब्लैक हो गया, ये आपके पास क्या था पहले रेड, तो रेड हो गया। देन उसके बाद इंसर्ट करवाएंगे 4 कहां पर जाएगा, इसके राइट में जाएगा, 4 कहां पर जाएगा, राइट में। तो आप देखेंगे तो पहले ये रेड था, ये भी रेड, क्योंकि न्यू इंसर्ट को रेड एक रो में तो रह नहीं सकते, तो फिर इसको हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। जब ये ब्लैक हो जाएगा तो ब्लैक, ये भी चेक करना पड़ेगा, सर ये तो नोड है तो ये तो इसका कलर ब्लैक होगा। फिर उसके पेरेंट को हम चेक करेंगे, तो ये भी यहाँ पर क्या थी, रेड थी, तो इसका भी कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेम उसके बाद इंसर्ट हमने 17 तक करवा दिया। देन उसके बाद यहाँ पर हम रोटेशन करते हैं, तो रोटेशन करने के बाद, रोटेशन जो करते हैं वो लेफ्ट राइट करते हैं। किसका रोटेशन करेंगे, इसका रोटेशन करेंगे। जो ये 17 है तो 17 को ऊपर चला जाएगा, ये 18 इसके नीचे, और ये 15 भी इसके नीचे, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये जो 17 है ये बीच में चला जाएगा, तो ये आपके पास लेफ्ट राइट रोटेशन हो जाती है। और देन उसके बाद इसमें लेफ्ट राइट रोटेशन हम अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास है ये क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि ये 25 से ज्यादा है और ये क्या है, कम है, तो इसको फिर अगेन, क्योंकि लीनियर में चला जा रहा है और लीनियर में नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन रोटेशन करेंगे, राइट करेंगे। और ये जैसे राइट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो 25 18 की जगह चले जाएगा, और देन उसके बाद ये 60 अलग पोजीशन पर आ जाएगा। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये हमने लेफ्ट राइट कर दिया। उसके बाद 4 और 5 है और ये 1 है, इसमें भी रोटेशन अप्लाई करेंगे। रोटेशन जैसे ही आपने अप्लाई करा, कौन सा रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन आपने अप्लाई करा, और लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने के बाद ये आपके पास हो जाता है। और लास्ट में ये यहाँ पर आप क्या कर देंगे, रोटेशन, और रोटेशन करने के बाद ये आपके पास फाइनल आउटपुट आ जाता है, फाइनल ग्राफ बन के रेडी हो जाता है। सेम ऐसे ही
रोटेशन आप जानते हैं, लेफ्ट लेफ्ट होता है, लेफ्ट राइट होता है, और राइट राइट होता है, लेफ्ट राइट होता है, और राइट लेफ्ट होता है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। यदि हमें किसी से रेड ब्लैक ट्री से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो तो तब हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। टू डिलीट अ नोड इन द रेड ब्लैक ट्री, द फर्स्टली पहले हम उसको डिलीट करेंगे। यदि पहले रेड ब्लैक ट्री को, उसमें हम क्या करेंगे, डिलीट यूजिंग बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की वजह से, बाइनरी सर्च की हेल्प से हम उसको डिलीट करते हैं। देन उसके बाद है आइडेंटिफाई वेदर द नोड टू बी हैज टू नल इफ इट इज नल चिल्ड्रन। यदि नल चिल्ड्रन है तो कन्वर्ट हम करेंगे 0 1 2 में। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे रेड ब्लैक ट्री, और देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एल्स इफ इट इज ए डबल ब्लैक। यदि डबल ब्लैक है तो अदर केस ऑफ द मर्ज इन द रेड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हमने आपको बना के दिखा दिया। बी ट्री क्या होता है? बी ट्री इज ए सेल्फ बैलेंस सर्च ट्री इन विच एवरी नोड कंटेन मल्टीपल कीज। मल्टीपल मतलब मल्टीपल, एक भी बच्चा हो सकता है, दो हो सकते हैं, और एक भी नहीं हो सकता। मोर देन टू चिल्ड्रन, दो से ज्यादा बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इसकी कुछ लिखी हुई है। ऑल लीफ नोड मस्ट बी सेम लेवल। सभी लेवल जितनी भी नोड रहेंगी, जितनी भी लीफ नोड रहेंगी, सभी एक ही लेवल पर रहेंगी। ऐसा नहीं है कोई आगे है या कोई पीछे है। ठीक है, लेवल अलग अलग है। देन उसके बाद ऑल नोड्स एक्सपेक्ट रूट मस्ट बी हैव एटलीस्ट m/2। तो इससे हम रूट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और मिनिमम 1 हो सकते हैं। ईच नोड हैज मैक्सिमम ऑफ m चाइल्ड। प्रत्येक नोड मैक्सिमम चाइल्ड रख सकती है और मिनिमम m/2 रख सकती है। इसको फिर हम क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, जैसा यहाँ पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले एक को, उसके बाद एक दो को, और एक दो को, फिर उसके बाद हमने एक को इधर कर दिया, तीन इधर कर दिया है, फिर इसके बाद एक तीन को इधर, और रोटेशन अप्लाई करेंगे तो देन इसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इस ईजी है, आप अपनी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। बी ट्री डिलीशन, यदि डिलीट कैसे करना हो तो जैसे ये डी डिलीट करे तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 को आप पढ़ लीजिए, तो देन उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ठीक है स्टूडेंट, देन उसके बाद हम चलते हैं बाइनोमियल ट्री। बाइनोमियल ट्री क्या होता है कि कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं कि ये आपके पास BK1 है, BK1 ये आपके पास ये है, दूसरे को हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो इसकी जो नोटेशन है, इससे क्या कर रही है, कंपेयर करती है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर इट इज ए एक्सटेंशन टू बाइनरी हीप। बाइनरी हीप होती है, बाइनरी हीप इज ए कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री। बाइनोमियल हीप जो होती है वो बाइनोमियल ट्री का कलेक्शन होती है। द बाइनोमियल ट्री BK इज एन ऑर्डर ऑफ ट्री डिफाइंड रिकर्सन। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल बी पॉजिटिव ट्री कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल नोड कंसिस्ट करेगी, और उसके बाद बाइनोमियल ट्री BKT ऑफ टू बाइनोमियल ट्री BKT ऑफ ए लिंक्ड टुगेदर, और दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसा आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि ये एक ही नोड से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट। पहले ये था, देन उसके बाद दूसरा ये बना, B1 था, ये B2 है, और B3 ये आपके पास है। तो अब B1 B3 को हमने क्या कर दिया, और ये B3 है, B3 सेम ऐसे ही दोनों को हमने एक नोड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये आपके पास B4 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये आप इनको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर हाइट के लिए फॉर्मूला बताया कि कैसे हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। बाइनोमियल हीप के लिए यहाँ पर आप डेफिनेशन ये पढ़ सकते हैं। बाइनोमियल हीप इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसको हम कैसे इंसर्शन करते हैं वो भी हमने बताया है। ट्राइज क्या होती है, ट्राइज इज ए स्पेशल ऑफ यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन ए प्रीफिक्स, इट इज रिप्रेजेंट द रिट्रीवल एंड मीम्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं कुछ इसकी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ये आप पढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि ट्राइज, जो ट्रीज रहेगा वो ट्री है, स्टोर स्ट्रिंग ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग, एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ ए 26 चिल्ड्रन। एवरी नोड कितने, 26 चिल्ड्रन रख सकती है, एक्सपेक्ट रूट नोड। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर ये स्किप लिस्ट हो जाती है। स्किप लिस्ट आप देखेंगे तो ये एक लेयर है, दूसरी लेयर को हमने तीसरी चौथी से लेयर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन सर्च, इंसर्शन और डिलीशन, ये हम यहाँ पर ऑपरेशन
कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही और ऑल द वेरी बेस्ट आपके लिए एग्जाम के लिए। इसमें हमने 4-5 आई थिंक एक यूनिट नंबर 1 रह गई है, वो हमने नहीं कवर करी है इसमें। ठीक है, और बाकी की 4 यूनिट हमने कवर कर दी हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।